में भी शामिल करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और ईरान को आइसोलेट करने का कहा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब वहां अटेंड कर रहे थे तो कम से कम पाकिस्तान के लोगों की बात तो कर देते वहां। चले अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी थी तकरीर में तो बाद में कर देते। और सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहां उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग तबाही मची पाकिस्तान में, $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो ट्रंप को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को यह कहना चाहिए था कि इस मुल्क ने कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था वॉर ऑन टेरर से। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस ही नहीं था 9/11 के अंदर। अल-कायदा अफगानिस्तान में थी। तो एक कौम कुर्बानी दे, फ्रंट लाइन स्टेट बने, अमेरिका की जंग लड़े और वो नाम भी ना ले, और नाम ले हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का नाम ले और कश्मीरियों की बात ना करे। जो हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म है कश्मीर के ऊपर, उसने तो हिंदुस्तान की तारीफ कर दी कि हिंदुस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। तो जो कश्मीरियों की स्ट्रगल है उसकी बात की नवाज शरीफ को करनी चाहिए थी। जो पैलेस्टीनियंस की स्ट्रगल है, जो जुल्म फलस्तीनियों पे हो रहा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। उसने तो, ट्रंप ने तो जो पैलेस्टीनियन के इलेक्टेड नुमाइंदे उनको दहशतगर्द कह दिया वहां। और ये फिर जो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को जरूर बात करनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, यानी यूनानिमस रेजोल्यूशन। पार्लियामेंट का मतलब कि सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की। और वो रेजोल्यूशन क्या थी कि पाकिस्तान को सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पार्टिजान नहीं होना चाहिए, यानी हमें फरीक नहीं बनना चाहिए इसमें। ये जॉइंट रेजोल्यूशन थी। तो नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। और ईरान उधर अभी इलेक्शन हुई है और उन्होंने इलेक्ट किया एक प्रेसिडेंट को, जिस प्रेसिडेंट ने कोशिश किया ईरान को दुनिया के रीच आउट करने के लिए, दुनिया से यानी ईरान को खोलने के लिए। वो मॉडरेट समझे जाते हैं, ईरान के लोगों ने उसके लिए वोट दिया है। तो उसको आप आइसोलेट कर रहे हैं और पाकिस्तान वहां बैठ के खामोश एक तमाशाई बना हुआ है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। इसको बात करनी चाहिए थी कि मुसलमान दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है, हमें चाहिए कि ईरान को भी बीच में फोल्ड में लेके आए। और मैं ये समझता हूं कि और कम से कम ये तो पॉइंट आउट करते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, हम फरीक नहीं बनेंगे। मैं इसका समझता हूं कि ये कल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते थे, और वो चुप करके चले गए हैं, वापस आ गए हैं। लोगों के खदशात, और पाकिस्तानी कौम बहुत मायूस है इससे। पहले तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह अगर वहां यही करना था तो जाते ही ना, क्यों गए थे? और अगर वहां गए तो फिर कम से कम पाकिस्तानी कौम की बात ही करके आते, कश्मीरियों की बात करते, फलस्तीनियों की बात करते। और बात ये करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नहीं चाहते मुसलमान दुनिया डिवाइड हो, हम नहीं चाहते और ज्यादा इंतशार मुसलमान दुनिया में। सारी आप देखें, शाम से लेके, सोमालिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके, सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है। तो मजीद और आग हमने जलानी है मुसलमान दुनिया में। पाकिस्तान का काम होना चाहिए आग बुझाना। और मैं फिर से कहता हूं कि ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है। हमने दूसरों की जंगों में शिरकत करके बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। और ये खास तौर पे ये जो 9/11 के बाद जो पाकिस्तान से हुआ है, ये पाकिस्तान हमें सीखना चाहिए इससे कि हमें किसी सूरत फरीक नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में बात कर रहा हूँ। खान साहब, जो कुछ हुआ है, एक तो मेजबान तो सऊदी अरेबिया था, तो अगर उन्होंने ट्रंप ने लिफ्ट किया तो उन्होंने कौन सी करार दी है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और नंबर 2 ये है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है आपके पार्टी के, उन पर क्रैकडाउन है और उनको पकड़ा जा रहा है। इस सवाल से कि आप उनको लीगली कोई सपोर्ट करें। देखिए जी, पहले तो
नवाज शरीफ से सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप गए क्यों? अगर यही करना था तो आपको जाने की जरूरत क्या थी? सुना है कुछ 6 घंटे लगाए उन्होंने तकरीर तैयार करने में, और जिस तरह मैंने कहा नेट प्रैक्टिस बड़ी की, लेकिन बाद मैच खिलाया ही नहीं, उन्होंने 12th मैन बना दिया अगलों ने। जो सोशल मीडिया की बात है, और याद रखें दिन का 47 लाख रुपया नवाज शरीफ के बैरून मुल्क का ट्रैवल का ये गरीब कौम टैक्स के पैसे से जाता है, दिन का 47 लाख रुपया। तो अब आप देख लें कि ये करोड़ रुपया लगा होगा, पीआई का जहाज गया है, इसमें वो वकील भी ले गए हैं जो मेरे खिलाफ केस इनके नून लीग के लिए कर रहा है। इनका क्या मकसद था वहां जाने का? तो पहले तो ये बात है। और ये जब आप सारे जब भी इनके बैरून मुल्क सफर देख लें, किस लिए बढ़ गए हैं? कोई इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तारीख में इतनी कम इन्वेस्टमेंट नहीं आई जो इन दोनों में आई है। आप सीपैक का निकाल लें, सीपैक के तो कर्जे हैं ज्यादातर, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? तो ये दौरों का क्या मकसद होता है? और इनकी फॉरेन पॉलिसी, नवाज शरीफ की सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी है। ये कौमों के बीच में नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, ये एक फॉरेन ऑफिस से दूसरे मुल्क के फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं हो रही, ये एक दोस्तियों में हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और ये जो आईसीजे में हुआ है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कितना नुकसान हुआ है कि ये जंजाल से दोस्ती और जो सारा ड्रामा हुआ, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए, सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान में, दुनिया में। ये है क्या? ये जब से मोबाइल फोन आया है, हर इंसान अपनी राय दे सकता है किसी चीज के ऊपर। आपके पास मोबाइल है, कुछ हो आप फेसबुक पे लगा दें, आप ट्विटर पे चला दें, तो ये को आपको रोक नहीं सकता। ये जो कोशिश हो रही है कि आप जो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, फौज के तो डॉन लीग्स में इस गवर्नमेंट ने बात की है। जो फौज को इन्होंने जलील किया वो कोई कर ही नहीं सकता कि जो दुश्मनों का नैरेटिव है वो उठा के इन्होंने डॉन लीग्स में निकाला प्रेसिडेंट के ऑफिस से और पीएमएलएफ के मीडिया सेल से, तो उन लोगों को पकड़ नहीं रहे और सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ रहे हैं। प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई प्रोफेशनल ये पॉलिटिशियंस तो नहीं है, घर बैठे बैठे लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चल सकता है। अब उनको पकड़ पकड़ के उनको तंग कर रहे हैं, एफआईए उनके नाम रजिस्टर कर रही है, उनको 2-2 दिन उन्होंने पकड़ के बैठा के क्वेश्चन की है। ये लोगों की आ रहे हैं, ये लोगों की जो आजादी राय है उसको बंद करने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। ये अगर आप कोई भी चाहे, आप किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया पे चलता ही नहीं है। सोशल मीडिया के लोग ये टैग करके खत्म कर देते हैं वो। लेकिन अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए मीडिया पे। इसका ये नहीं मतलब वो सोशल मीडिया का बंद कर दे और लोगों को उठा के जेलों में डालें। ये तो आप जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान की। आपका बड़ा स्टांस रहा है कि हमें ब्रेक नहीं बनना चाहिए। जब जनरल राहिल की अपॉइंटमेंट हो रही थी हाजी फौज के लिए, लेकिन जब से आपकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है उसके ऊपर आपका स्टांस भी नहीं आया। क्या उन्होंने आपको कोई एश्योरेंस दी है, कोई ज्यादती नहीं होगी ईरान के साथ, या कोई और बात हुई? दूसरा, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मीडिया के सोशल मीडिया के ऊपर को, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से क्या कि फौज का कंसर्न है इसके? देखिए, पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि जब जनरल बाजवा से मैं मिला तो उनसे मैंने पूछा और उन्होंने ये कहा है कि जनरल रहील का रोल ये होगा कि मुसलमान दुनिया के अंदर लड़ाई ना, इंतशार ना हो, उनको इकट्ठा किया जाए। और हम देखेंगे, इसलिए अब मुझे तो नहीं पता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह की एग्रीमेंट हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो ये कर सकते हैं और उस पोजीशन में बैठे हैं तो मुसलमान दुनिया की बेहतरी है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, देखें कभी भी कोई आप किसी को बंद कर सकते हैं, किसी इदारों को भी क्रिटिसाइज कर सकती है पब्लिक, लेकिन डैमेज किधर होता है हमारी फौज को? जो नून लीग के मीडिया सेल ने डॉन लीग्स की, वो क्यों डैमेज होता है? आप वो बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की जुबान है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, और वो आप देख लें
कि सोशल मीडिया जो लिखता है कोई बाहर के अखबारों में नहीं छपता। जो डॉन लीक्स थी फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स और उनके बाहर के अखबारों में छपी है। तो आप खुद फैसला कर लें कि किसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी फौज को। ये लोगों को मुंह बंद करेंगे आप इस बहाने में सिक्योरिटी के नाम पे, ये तो आप बिल्कुल एक डेमोक्रेसी का मुंह बंद कर रहे हैं। आप लोगों, आम लोग हैं, आम लोगों की आप आवाज तो नहीं बंद कर सकते। जी आपका मुतालबा था कि जो प्रोसीडिंग्स है उनको पब्लिक करना चाहिए। आज वन लिफाफों में जजेस के सामने जो रिपोर्ट की जो पहले दो आप मुस्लिम हैं और कायदा का आपका क्या राय है? देखिए जी, जस्टिस अफजल ने यह कहा था कि ये क्रिमिनल केस है। जो मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स को आम कर देंगे तो इफेक्ट करेगी। आखिर में अगर वो ट्रायल होती है तो वो कहेंगे कि जी वो मुतासर हो सकती है। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, लिहाजा हम उसके मुताबिक चलेंगे। जाहिर है हम चाहते थे कि सारी कौम को प्रोसीडिंग्स का पता चले, लेकिन अब पता चला है कि ये नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंशियल होगी। अब 7 दिन की इंतजार करें जब पूरा होगा। कश्मीर का मामला हो या कुलभूषण का मामला हो, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी लॉबी में हमेशा नाकाम रहा है। उसमें दफ्तर खारजा का भी कसूर है, वजीर खारजा नहीं है। तो इस सारे मामले पर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग अभी तक अपना रिएक्शन नहीं दिया। आप वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं कि वजीर खारजा बख्ती कुल बख्ती होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी आवाज़ आपकी पार्लियामेंट में या सड़कों पर अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बहुत से मामला हो चुकी है, क्या जरूरी नहीं है कि देखिए, इसमें तो सारे पाकिस्तान में कंसेंसस है कि फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। नवाज शरीफ अगर फॉरेन मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं तो इसी के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए, जो कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बनी है। यानी देखें ना कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी वहां, अब मैं कल ही पढ़ा था, शेलिंग होगी, वहां से भी ईरान के बॉर्डर पे उधर मसला बन गया, LOC पे वहां मसला है। ऊपर से दुनिया में कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। अब वहां गए हैं, अब ये दहशतगर्दी और इसके ऊपर बात हो रही है, तो कोई बात ही नहीं हुई। किसी ने, एक आदमी ने बात नहीं की कि जो हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों से कर रहा है वो कोई एक, यानी इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि वहां आम आवाम, स्कूल की बच्चियां खड़ी हो गई अपनी आजादी के लिए, सारे कौम खड़ी हो गए, और 25 साल से वहां फौज, पता नहीं 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं, और एक बात नहीं की। और मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये, और बात क्या हो रही है ईरान को आइसोलेट करने के लिए, बात क्या हो रही है हमास को दहशतगर्द और हिजबुल्ला को दहशतगर्द। क्या पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है इन सारे लोगों, 20 करोड़ की आबादी है। आप कल देख लें कि जो पाकिस्तान को जिस तरह वहां एक 12th मैन की तरह ट्रीट किया गया है, ये हम सब के लिए एक अफसोसनाक बात है। खान साहब, मियां साहब तो इस्तीफा नहीं दे रहे, खबरें ये आ रही थी कि शायद ईद के बाद आप जो है एक और तहरीक चलाना जा रहे हैं, और क्या दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं इस्तीफे के लिए? देखिए, मैं ये तो सड़कों पे आते हैं जब लोगों को इंसाफ ना मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं सड़कों पे आऊंगा। मैंने तो अभी, हमने पूरा इलेक्शन का जो अगला इलेक्शन है इसके लिए, पहले तो हम बाद में सड़कों पे निकले थे जब इलेक्शन हो गया। अब हम पहले, अगर हम अभी पार्लियामेंट कमेटी बैठी हुई है रिफॉर्म्स की, इलेक्टरल लॉज के ऊपर, अब हम पहले ये पूरा जोर लगाएंगे कि न्यूट्रल अंपायर्स के जरिए इलेक्शन, ये मैच खेला जाए। और इसमें जो जो पिछले इलेक्शन में हमने सबने देखा, याद रखें सारी पार्टी का इलेक्शन में धांधली हुई। आसिफ जरदारी बार बार अब कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था और हम नहीं होने देंगे। अब कह रहे हैं, जब मैं निकला हुआ था, हम 4 हल्कों में मांगने के लिए इन्वेस्टिगेशन, और फिर हम धरना किया, तो तब तो वो नवाज शरीफ के साथ थे। लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो अब सारी पार्टीज को हम कोशिश करेंगे लाएं, और सारी पार्टीज को हम कहेंगे कम से कम पहले रूल तय कर लें मैच खेलने से पहले कि क्या हम इलेक्टरल प्रोसेस, हम सबको इत्मीनान है, क्या जो इलेक्शन करवा रहे हैं अंपायर्स उन पे सबको इत्मीनान है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की कुर्बानी पर बात करना चाहिए थी। कल एक बहुत बड़ा मौका था बात करने का, जो वजीर आजम ने जाया कर दिया। कह रहे थे तहरीक इंसाफ